एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो से हम एंटरप्रेन्योरशिप के एक नए क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, एक फुल फ्लेज क्रैश कोर्स, जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनफैक्ट आपके मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा से रिपीट होते आए हैं। तो इसलिए इनमें से एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना, आपको इन्हें भूलना नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि इनमें से जितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ, इनमें से जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और इसके बाद हम सब्जेक्टिव की ओर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। यानी कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा कारक है जो व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करता है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की आइडेंटिफिकेशन को अफेक्ट करता है। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए यानी कि वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, दैट इज आंतरिक मांग की जो मात्रा होती है वो व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती। तो प्रेरणाएं का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंसेंटिव। अब इंसेंटिव भी कई टाइप के होते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं, आपको पता होगा, ये आपको बिजनेस स्टडी में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो देखो, इंसेंटिव जो होते हैं वो किससे संबंधित नहीं होती। तो जो इंसेंटिव होते हैं वो रिबेट यानी कि छूट से संबंधित होती है, वो एक्सेम्पशन फ्रॉम टैक्स यानी कि कर से मुक्ति से भी संबंधित होती है, वही प्रोविजन ऑफ सीड कैपिटल यानी कि बीज पूंजी के प्रावधान से भी ये संबंधित होती है। ये किससे संबंधित नहीं होती? ये नहीं संबंधित होती है एक मुक्त भुगतान से यानी कि लमसम पेमेंट से। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न विथ लमसम पेमेंट, दैट इज एक मुक्त भुगतान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्यवसाय का नियामक ढांचा संबंधित होता है। तो व्यवसाय का नियामक ढांचा यानी कि बिजनेस का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो किससे कंसर्नेंट होता है, किससे संबंधित होता है? तो वो संबंधित होता है रेगुलेशन से, वो संबंधित होता है व्यवस्थापन से। तो ये सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखो, अगर आपको इन क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ऐसा हो सकता है कि आपने इंटरप्रेन्योरशिप को अभी तक छुआ भी ना हो। तो अभी एक मंथ के टाइम में ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा दूंगा और आप हर एक को बिल्कुल कॉन्सेप्ट आंसर करोगे। तो इसलिए वैसे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करवाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको लगभग 250 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, तो उन सभी को आप पढ़ भी सकते हो। और अगर आप खुद से कॉमन सेंस यूज करके एक बार जब मैं आपको जो बता रहा हूँ आंसर, उन आंसर को खुद से पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ उन सभी को अच्छे से पढ़ लेना, आपको ये सारे याद भी हो जाएंगे और फिर इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले तो उस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व भी कर दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट मार्केट असेसमेंट? तो अब मार्केट असेसमेंट क्या होता है तो ये हम शॉर्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। ये सारे क्वेश्चंस जो है, ये सारे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट में हम इन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे ही करेंगे। तो देखो, ऐसा कौन सा फैक्टर होता है, ऐसा कौन सा कारक होता है जो मार्केट असेसमेंट यानी कि बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? तो जो माइक्रो एनवायरमेंट होता है, माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी कवर कर रखी है। माइक्रो यानी कि हम इंडिविजुअल लेवल पर इन्हें चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन मैक्रो का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर हम एग्रीगेट लेवल पर यानी कि पूरी इकोनॉमी को लेकर वहाँ पे हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं मैक्रो। तो यहाँ पे जो माइक्रो इन्वायरमेंट है यानी कि जो सूक्ष्म वातावरण है, वो ऐसा घटक है जो बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस? तो देखो, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को ऑप्ट करते हुए, उसे सिलेक्ट करते हुए हम सबसे पहले इन 3 चीज़ों की जांच कर लेते हैं। किन चीज़ों की जांच कर लेते हैं? हम सबसे पहले बाजार निर्धारण कर लेते हैं यानी कि मार्केट असेसमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला कार्य होता है। फिर हम उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी की भी जांच कर लेते हैं, हम उसकी व्यवहारिकता की भी जांच कर लेते हैं, और उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि वहाँ पे हमें किन किन लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा, क्या वो हमसे भी ज़्यादा तगड़े हैं? अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे हम एक्सिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इन 3 चीज़ों को हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को ऑप्ट करने से पहले देख लेते हैं। हालांकि जो प्रोडक्ट प्लानिंग है, जो उत्पाद विनियोजन है, वो हम प्रोडक्ट और सर्विस को सेलेक्ट करने के पहले नहीं देखते। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है,
बाजार में पूर्णता की स्थिति को कौन सृजित करता है? जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। तो जो इन्वेंशन है, जो आविष्कार है, जो इनोवेशन है, वो बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है, जिससे जो बिक्री होती है वो बढ़ जाती है और इस तरीके से हमें लाभ भी होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनोवेशन। ठीक है, फिर अब 7 नंबर क्वेश्चन है प्लानिंग इज फॉर, यानी कि नियोजन होता है। तो बहुत ही क्वेश्चन ये हमने बिजनेस स्टडी में बहुत बार पढ़ लिया है। जो प्लानिंग हम करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं, तो इसलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर। ठीक है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्टर। अगर आपको हिंदी में मैं बताऊं तो हिंदी में इसका अर्थ ये हुआ कि कारक प्रबलता प्राच्य परियोजनाएं होती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पूंजी प्रबल परियोजनाएं, श्रम आधारित परियोजनाएं और तकनीकी प्राच्य परियोजनाएं। तो ये जो तीनों परियोजनाएं हैं ये होती क्या है असल में? तो देखो, जहाँ पे ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत हो, जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत हो, तो उसे हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट। ठीक है, और आपने लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इन सारी चीज़ों को आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है सेकंड चैप्टर में। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, तो कैपिटल ओरिएंटेड जो प्रोजेक्ट है ये उसे हम कहते हैं जहाँ जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता हो, पूंजी को लगाने से अगर मेरा काम हो जाए तो उसे हम कहते हैं कैपिटल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। और जिस प्रोजेक्ट में नई नई जो आधुनिक मशीनरी वगैरह हैं, जो मशीन्स वगैरह यानी कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से वो काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। तो जो फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे कैपिटल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट और लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों होते हैं। तो इसलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। अब 9 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक नया व्यावसायिक अवसर होता है, एवरी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो हर एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो होता है वो यूनिक होता है, वो अपने आप में अद्वितीय होता है। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होता है, तो इन सभी को हम शॉर्ट में भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है, मनी स्पेंट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज। तो देखो, प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने में या फिर मार्केटिंग करने में या फिर प्लानिंग करने में, मतलब इन सारी चीज़ों को करने में जो भी मनी स्पेंड होता है, जो भी व्यय होता है, वो सारे खर्चे जो होते हैं वो सारे वेस्टेज नहीं होते, वो सारे एक्सपेंडिचर नहीं होते, बल्कि वो सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्योंकि वो हम खर्चे इसलिए करते ही हैं ताकि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट हो। तो इसलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, यानी कि मनी स्पेंट ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज एन इन्वेस्टमेंट। परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया जो धन होता है वो विनियोजन होता है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर संबंधित है, जनरेशन पीरियड इज कंसर्न विथ, तो इट इज कंसर्न विथ इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रियान्वयन अवधि से। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो ये तो हमने अच्छे से पढ़ रखा है अकाउंटेंसी में भी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, यानी कि संचालन व्यय क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, यानी कि गैर संचालन व्यय क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने अकाउंटेंसी में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने जो मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कवर किया था उसे आप लोग पढ़ लेना, तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो देखो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज, वेज, रेंट, ये तीनों जो है ये तीनों संचालन व्यय है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रारंभिक व्यय जो है वो संचालन व्यय नहीं है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, जोखिम पूंजी स्थापित किया गया। तो जोखिम पूंजी शिलाधार किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था IFCI बैंक के द्वारा, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय IFCI। ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी पूंजी उपलब्ध है, वेंचर कैपिटल्स प्रोवाइडेड फॉर। तो वेंचर कैपिटल्स यानी कि उद्यमी पूंजी किसके लिए प्रोवाइड की जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। तो इट इज प्रोवाइडेड फॉर वेरी रिस्क यूनिट, यानी कि अत्यंत जोखिम इकाइयों हेतु, और इसके साथ ही साथ टेक्निकल यूनिट और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के लिए, यानी कि तकनीकी इकाइयों और संस्थागत इकाइयों हेतु उद्यमी पूंजी को उपलब्ध करवाया जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी के लिए, ऑल ऑफ दिस। फिर अब क्वेश्चन नंबर 15 है, पूंजी घन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज फेवर ड्यू टू।
तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को इसलिए प्रीफर किया जाता है, इसलिए फेवर किया जाता है क्योंकि इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो तेज़ी से होता है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे कैपिटल का यूज किया जाता है तो इसके लिए इसका एक सोशल इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि एक सामाजिक प्रभाव होता है। और इसके अलावा इससे जो रोजगार के अवसर होते हैं उनमें वृद्धि होती है। किससे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, यानी कि पूंजी घन प्रौद्योगिकी से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा कि इसे इसलिए प्रीफर किया जाता है, इसलिए फेवर किया जाता है, इसकी वकालत इसलिए की जाती है क्योंकि इससे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, सोशल इन्फ्लुएंस होता है इसका, और इसके साथ ही इंक्रीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। फिर अब क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। तो ये तो हमने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ रखा है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने दोनों की कला को प्रबंध कहते हैं। फिर अब 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध व्यक्तियों का निवास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये कथन किसका था? यानी कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट दिया गया था लॉरेंस एप्ली के द्वारा, और ये हमने बिजनेस स्टडी में भी ट्रिक से पढ़ा था। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की कंप्लीट वीडियो अपलोड है ऑलरेडी बिजनेस स्टडी की, उसे आप देख सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर, या फिर उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रबंध है यानी कि मैनेजमेंट इन इंडिया इज। तो भारत में यानी कि इंडिया में जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है, वो नेसेसरी है, वो आवश्यक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, विपणन व्यय भार है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज ए बर्डन ऑन। तो देखो, जितने भी एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्चे मार्केटिंग में किए जाते हैं वे सारे एट द एंड बर्डन होते हैं कंज्यूमर पे, यानी कि कस्टमर पे। कैसे? तो देखो, जितने भी खर्चे होते हैं मार्केटिंग करने पे, तो उन सभी खर्चे को जो कॉस्ट प्राइस होता है गुड्स का या सर्विस का, उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। और क्योंकि उसे पे किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, इसलिए वो सारे जो खर्चे होते हैं वो सारे बर्डन बनते हैं उपभोक्ता पर, यानी कि कस्टमर पे। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दैट इज ऑन कंज्यूमर्स। फिर अब क्वेश्चन नंबर 20 है, विपणन अवधारणा का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो सोसाइटी, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स तीनों के लिए, यानी कि विपणन अवधारणा का महत्व समाज, उपभोक्ता और उत्पादक के लिए, तीनों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, उत्पाद अंतलयी को प्रभावित करने वाले घटक है, यानी कि द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर। तो मार्केटिंग जो होता है वो ऐसा फैक्टर होता है जो प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करता है, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विपणन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 22 नंबर क्वेश्चन है, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का बर्थ प्लेस किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अमेरिका को। अमेरिका इज नॉन एज द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि मार्केटिंग की शुरुआत, मार्केटिंग मैनेजमेंट की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, लाभांश है, डिविडेंड इज। तो देखो, जो डिविडेंड होता है ना, जो लाभांश होता है वो लाभ का विनियोजन होता है, यानी कि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अब इसी तो हमने अकाउंटेंसी में क्लियर कर ही दिया है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, पब्लिक डिपॉजिट आर द सोर्स ऑफ। तो जो पब्लिक डिपॉजिट होते हैं वो मीडियम टर्म फाइनेंस के सोर्स होते हैं, ना ही वो शॉर्ट टर्म होते हैं, ना ही वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं, बल्कि पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्यकालीन वित्त का, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो मीडियम टर्म फाइनेंस का सोर्स होता है। फिर अब 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज। तो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, ये सारे आपको पता होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो जो मटेरियल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल है, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 26 है, परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं, एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इज। तो देखो, टेक्निकल इवैल्यूएशन यानी कि तकनीकी मूल्यांकन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन यानी कि वित्तीय मूल्यांकन, यानी कि मॉनेटरी से रिलेटेड, फिर इसके अलावा मैनेजरियल इवैल्यूएशन यानी कि प्रबंधकीय मूल्यांकन। ये तीनों ऐसे पहलू हैं जो परियोजना मूल्यांकन के हैं, ठीक है, यानी कि दिस ऑल आर द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिस ऑल आर द एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, टेक्निकल इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एंड मैनेजरियल इवैल्यूएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 27 नंबर क्वेश्चन है,
अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण क्या है? द प्राइमरी काउज ऑफ अमेरिका प्रॉस्पेरिटी। तो देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिले, बेसिकली 3 ऑप्शंस है, रिसोर्सेज, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड मैन पावर। तो देखो अगर आपको प्रगति करना है, अगर आपको ग्रोथ करना है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बस रिसोर्सेज ही चाहिए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मैन पावर होने से, जैसे इंडिया में तो बहुत मैन पावर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि इंडिया सबसे डेवलप्ड कंट्री है। आपको अगर डेवलप बनना है, जैसे अमेरिका डेवलप है, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, यानी कि जो सबसे प्राइमरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपके पास कम मैन पावर है और थोड़े कम रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन अगर आप उनका अच्छे से यूज़ कर पाते हो, अगर कर पाते हो, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, और उससे आप अपने कंट्री का विकास अच्छे तरीके से कर सकते हो, जिस तरीके से अमेरिका ने अपना डेवलपमेंट किया है। तो इसलिए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द प्राइमरी काउज दैट इज अमेरिका की संपन्नता का जो मूल कारण है वो है कुशल प्रबंध, यानी कि इफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। और अब एंटरप्रेन्योरशिप का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, जोखिम पूंजी की स्थापना कब की गई? इन विच ईयर द रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड। तो रिस्क कैपिटल फाउंडेशन को 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखो अब इंटरप्रेन्योरशिप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, इन 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, अभी के अभी आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ताकि आप जब इतने इंगेज रहोगे हमारे इस वीडियोज़ में, तो इस तरीके से हम और जो इसके और जो वीडियोज़ हैं उन सभी को हम जल्द से जल्द अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने मार्क्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको गलत सॉल्व कर पा रहे हो आप, तो उन सभी का कमेंट करते रहना, ताकि जितने बच्चे इंगेज रहेंगे उतने जल्दी जल्दी हम वीडियोज़ को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम कवर करने वाले हैं इंटरप्रेन्योरशिप के शॉर्ट क्वेश्चंस को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इंटरप्रेन्योरशिप के कंप्लीट शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और देखो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, यानी कि बाइलिंगुअल में, हम इस कंप्लीट सीरीज को कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवसर किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो अपॉर्चुनिटी हम उसे कहते हैं, यानी कि अवसर हम उसे कहते हैं, उस पार्टिकुलर परिस्थिति को कहते हैं जहाँ से हम लाभ उठा पाएँ, यानी कि जहाँ से हम प्रॉफिट निकाल पाएँ। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हो गया, लेकिन एग्जाम में आप इसे किस तरीके से आंसर करोगे ताकि एग्जाम में आप फुल मार्क्स सिक्योर कर पाओ, अब हम उन्हें देखने वाले हैं। अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थितियों में संयोग से लाभ उठाना है, यानी कि जो अभी की स्थिति है उस स्थिति से हम किस तरीके से लाभ कमा सके, ये कहलाती है अपॉर्चुनिटी। कुछ व्यक्ति इसे पहचान कर इसे लाभ उठा लेते हैं, जबकि अन्य लाभ नहीं उठा पाते। तो कुछ एंटरप्रेन्योर होते हैं तो वो इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं और वो इसे लाभ उठा पाते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इसे लाभ नहीं उठा पाते, वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अवसर में स्थायित्व नहीं होता। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं जो अवसर होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 1 साल तक, 10 दिन तक ऐसे ही, मतलब वो अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि कुछ टाइम के बाद वो अपॉर्चुनिटी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर का ये दायित्व बनता है कि वो सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को क्लिक करे, और सही अपॉर्चुनिटी जो उसे अवसर मिला था, उस अवसर को वो एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर सके, एंड नॉट ओनली बिजनेस आइडिया, बल्कि उसे एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। ये दायित्व होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, फिर देखो ये कुछ दिनों के लिए आता है फिर चला जाता है। तो उद्यमी अवसर की संभावनाओं पर विचार करके नए उद्योग अथवा व्यापार को मूर्त रूप देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसे हमने कवर कर लिया। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी इसे पढ़ सकते हैं। एन अपॉर्चुनिटी मीन्स टू टेक एडवांटेज इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। Coincidentally, some people identify it and take benefit, whereas other could not take benefit of it। तो जो हिंदी में दिया हुआ है वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है। आपको जहाँ भी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़कर दिख लेना, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ये सारे वर्ड्स इतने ईजी दिए हुए हैं, इतने मतलब ईजी लैंग्वेज में दिए हुए हैं कि आप एक बार इसे पढ़ोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, द अपॉर्चुनिटी डज नॉट हैज एनी स्टेबिलिटी, इट कम्स फॉर सम डेज ओनली एंड देन इट। Entrepreneurs start industry और business and after thinking about the possibility। तो पॉसिबिलिटी को देख कर ही जो एंटरप्रेनर होता है वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, और वो देख लेता है कि ये जो बिजनेस था वो चल पाएगा सही तरीके से या नहीं चल पाएगा। अब वो उस अपॉर्चुनिटी को देखकर पहचान जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उपक्रम की स्थापना में रणनीति का क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी मीन्स इन सेटिंग अप ऑफ एन इंटरप्राइज। तो देखो एक इंटरप्राइज को, एक उपक्रम की जब हम स्थापना करते हैं तो उसकी स्थापना में जो रणनीति होती है उसका क्या रोल होता है, रणनीति का क्या है, तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हो। स्ट्रेटजी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझते भी हो, क्योंकि अभी आपका जो टारगेट है वो है 12th क्लियर करने का, नॉट ओनली 12th क्लियर करने का, बल्कि आपको फर्स्ट रैंक लाना है बिहार बोर्ड कॉमर्स की कम्युनिटी में।
तो इसके लिए आप बहुत ही स्ट्रैटेजी बनाए हुए हो। इनफैक्ट मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है और उसे आप अभी फॉलो भी कर रहे हो। तो ये आपकी जो स्ट्रैटेजी बनी हुई है ये आपको किस चीज़ में हेल्प कर रही है, ये आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प कर रही है। तो ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ये आपको एक पाथ दे दी है, इसने आपको एक डायरेक्शन दे दिया है कि आपको इन डायरेक्शन पे चलना है ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। तो ये आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके मतलब को समझाने के लिए क्लियर कर दिया। अब हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेमस पर्सन थे, उनके आंसर को हम देखेंगे। देखो, रणनीति की महत्ता को स्वीकारते हुए बिल बोल्टन एवं जॉन थॉमसन का कथन है कि रणनीतियाँ वे हैं जिन्हें उपक्रम करती है। तो जो रणनीतियाँ होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है, वो वैसी चीज़ें होती है जिन्हें एक इंटरप्राइज फॉलो करती है। वह वैसी राह है जिस पर वह चलती है, यानी कि जो राहें, जो चीज़ें हम स्ट्रैटेजी में तय करते हैं उन सभी को एक इंटरप्राइज जो होती है उसे फॉलो करती है, उस पर चलती है। तथा ये वो निर्णय है जिसके द्वारा वह सफलता के एक निश्चित स्तर पर पहुंचती है। इसका मतलब आप सिंपली समझ गए, स्ट्रैटेजी जो होती है, जो चीज़ें हम स्ट्रैटेजी में तय करते हैं वो सारी चीज़ें जो होती है वो सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है अपने गोल को अचीव करने में, यानी कि जिसके द्वारा वह सफलता की एक निश्चित स्तर पर पहुंचती है। किसके द्वारा? स्ट्रैटेजी के द्वारा। स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए ही कोई इंटरप्राइज सफलता की एक निश्चित दूरी पर पहुंच सकती है। तो अब हमने ये देख लिया कि व्हाट आर द रोल ऑफ स्ट्रैटेजी इन सेटिंग अप ऑफ एन इंटरप्राइज। और देखो, ये तो मैंने हिंदी में कवर कर दिया और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फंड प्रवाह क्या है, व्हाट इज फंड फ्लो। तो इसे तो हमने ऑलरेडी अकाउंट्स में बहुत बार पढ़ लिया होगा आपने। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में आपको इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना था। सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपने वहाँ पे पढ़ ली होगी। और देखो, अगर आपका अकाउंट्स भी सही से कंप्लीट नहीं है ना, तो आप लोग नीचे कमेंट करना, तो मैं चैप्टर वाइज वीडियो को अपलोड कर दूंगा और बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हर दिन मैं एक चैप्टर की वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज रिवीजन करते जाना। बिकॉज अब के टाइम में आपकी सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, सबसे ज़्यादा जो नीड है, वो है चैप्टर वाइज रिवीजन की। तो आप लोग अभी के अभी कमेंट करना, बिल्कुल एक टाइम भी वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो उस केस से मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करने का, अकाउंटेंसी का भी और विद स्टडी का भी। बस आप कमेंट नहीं करते हो, बहुत ही कम बच्चे कमेंट करते हैं, तो मैं भी छोड़ देता हूँ कि इतने कम बच्चे हैं तो मैं वीडियो अपलोड करके क्या करूँ, अपना टाइम फालतू का वेस्ट क्यों करूँ। इसलिए आप तो कमेंट किया करो ताकि हम और वीडियोज़ भी अपलोड कर पाएँ, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये जो आंसर है, ये आंसर खुद ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया के द्वारा दिया गया है। और ये आंसर है, वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों का विवरण एक निश्चित अवधि के वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों का सारांश होता है। यानी कि ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल पोजीशन में जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं उनकी समरी होती है, वो इंडिकेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फंड होते हैं, जो कोष होते हैं, उनके सोर्सेज यानी कि वो कहाँ से प्राप्त हुए, और उनके एप्लीकेशन यानी कि उनका इस्तेमाल कहाँ किया गया, उनका यूज कहाँ गया, इन चीज़ों को हमें पता चलता है फंड फ्लो स्टेटमेंट से। यानी कि यहाँ पे कोष जो है, जो हमारे कोष है, जो हमारे फंड है, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ पे किया गया है, इन सारी चीज़ें हम पता लगा लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है। तो देखो, जिसमें ये शामिल होता है कि व्यावसायिक संस्था द्वारा किन स्रोतों के कोष प्राप्त किए तथा कोषों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी हमने क्लियर कर लिया। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट डिफाइंड इट, the statement of the changes took place in the financial position is the summary of the changes happened during a certain period, where in it is included of which sources and how these funds were used, that the commercial institution has acquired the funds। तो यहाँ पे देखो, जो इंग्लिश में जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो बिहार बोर्ड है तो इतना आप जान सकते हो कि इनफैक्ट इनके जो प्रोफेसर है वो भी उतने अच्छे तरीके से मतलब इंग्लिश को नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आप गलत मत करना, आप अच्छे से जो आपने पढ़ा हुआ है, और या फिर आप इसे एक बार ट्रांसलेट कर लेना और उसे फिर से रिवर्स कर लेना, तो आपको सबसे बेटर हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी तो लगभग सही है, इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज है, तो इसे आप लोग सही कर सकते हो। वैसे फंड फ्लो क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ये फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करता है, ये इसकी समरी होती है, और यहाँ से जो फंड है उसका क्या सोर्स था, यानी कि वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, और जो फंड है उसका क्या एप्लीकेशन है, यानी कि कहाँ पे उसे अप्लाई किया गया है, कहाँ पे उसे यूज किया गया है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल हुआ है, ये हमें पता लगता है फंड फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने पूरी तरीके से क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है।
तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये भी बहुत ईजी चीज़ है, ये भी आप आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आंसर में किसी प्रोफेसर के आंसर को साथ में जोड़ देते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल लगता है और उसमें आपको मार्क्स जो है वो भी अच्छे से मिलते हैं, मतलब स्टार लगा के, यानी कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू कुंजो डोनाल, और कुंजो डोनाल क्या था, इन्होंने बिजनेस स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमने पढ़े कि इन्होंने किन चीज़ों को कितने टाइप में बांटा था। तो कुंजो डोनाल के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्होंने कौन सा स्टेटमेंट दिया था, हम इन्हें भी देख लेते हैं। इनके अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वह विश्वस्त हो कि दूसरों के अधिकार तथा न्यायोचित हित ना टकराएं। यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ये होता है कि हमारे जो फैसले, जो हम डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन से कोई दूसरा का जो न्याय है, कोई दूसरा का जो अधिकार है वो ना छीने, यानी कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। इसे हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंग्लिश में देख लेते हैं, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन वर्किंग इन हिज ओन इंटरेस्ट दैट ही बिकम्स श्योर दैट देयर मे बी नो क्लैश बिटवीन राइट्स एंड लीगल इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। यानी कि हम जो डिसीजन लेंगे, हम जो भी अपने फैसले लेंगे वो सभी के इंटरेस्ट में हो, और ऐसा ना हो कि वो जो डिसीजन हम ले रहे हैं उससे एनवायरमेंटल हजार्ड हो, मतलब एनवायरनमेंट जो है वो भी बिगड़ जाए। और इसके अलावा ऐसा नहीं हो कि ह्यूमन का जो राइट है उस पर कोई प्रभाव पड़े, मतलब कोई लीगल एक्शन लेना ना पड़े, इस तरीके के डिसीजन होने चाहिए। इसे हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये आ रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, विपणन अवधारणा का व्यवहारिक या क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध है। ये कथन किसका है तथा इसका क्या अर्थ है? यानी कि ये जो कथन दिया गया है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन एक्शन, ये कथन किसका था, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किसका है और इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो अब हम इसे देखने वाले हैं। देखो, ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन एक्शन, ये स्टेटमेंट दिया गया था विलियम जे स्टैटन के द्वारा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये कथन विलियम जे स्टैटन का है। इसके अनुसार विपणन विचार के दो आधारभूत स्तंभ है, यानी कि विपणन के जो विचार होते हैं, यानी कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है उसका दो बेसिक से दो आधारभूत स्तंभ है, यानी कि दो बेसिक पिलर है। ठीक है, तो अब ये जो दो पिलर है हम इसे देखने वाले हैं, इनका मतलब क्या था ये कहने का। ठीक है, तो जो सबसे पहला पिलर है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि कंपनी का नियोजन, नीतियाँ और क्रियाकलाप ग्राहक संतुष्टि होनी चाहिए। यानी कि जितनी प्लानिंग करती है, जितनी पॉलिसी क्रिएट करती है, जितनी भी एक्टिविटी कंपनी करती है, उनका जो फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उनका जो पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो कस्टमर उनसे वो प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज़ कर रहे हैं तो वो सेटिस्फाई हो उससे, क्योंकि जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो बिजनेस अच्छे से ग्रोथ करेगा, वो फैलेगा। ठीक है, तो ये उनका पहला बात था कि जो कस्टमर होते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन को कंसिडर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लाभप्रद विक्रय कंपनी का लक्ष्य हो, यानी कि जो कंपनी का फोकस हो, कंपनी का जो गोल हो वो हो लाभप्रद विक्रय का। ठीक है, तो इनका ये गोल होना चाहिए, इनका ये लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार इन दो लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उठाए जाने वाले जितने भी व्यवहारिक कदम होंगे या किए जाने वाले क्रियाकलाप होंगे उन सभी को इनमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसका मतलब क्या हुआ, द प्लानिंग पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी शुड बी सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर एंड द प्रॉफिटेबल सेलिंग शुड बी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रॉफिटेबल सेलिंग, दैट इज फायदे का सौदा। Thus, the practical steps or activities taken for achieving these two objectives are included in marketing management, इन्हें ही मार्केटिंग मैनेजमेंट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्यमी पूंजी के दो विशेषताएं लिखे, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल की क्या विशेषताएं रहती है, अब हम इन्हें देखने वाले हैं। देखो, पहला क्या है, ये अकेले व्यक्ति का व्यापार में निवेश काफ़ी ज़्यादा जोखिम से भरपूर होता है। देखो, जो अकेला व्यक्ति होता है वो व्यापार में निवेश करता है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क भरा होता है, लेकिन जहाँ पे रिस्क है रिवार्ड मिलने की पॉसिबिलिटी भी, रिवार्ड मिलने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, तथा सफलता के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक शुरू करने की कीमत से लेकर उच्च जोखिम भरे उच्च लाभ परियोजनाओं को उपलब्ध करवाता है। ये रहा हमारा फर्स्ट फीचर। फर्स्ट फीचर क्या है, द फर्स्ट फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल इज द एंट्री ऑफ अ लोन इंडिविजुअल in business is replete with risk and various challenges, having wider scope of sources because it begins with a long thought up to the planning of high profitability, यानी कि ज़्यादा लाभ कमाने का, coupled with greater degree of risk, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट कमाने का ये रहता है। एंड द वेंचर कैपिटल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम ऑल द डिवेंचर्स ऑन द वे टू सक्सेस। तो जो वेंचर कैपिटल होता है वो हमें एक मौका देता है, हमें ये एक मौका प्रदान करता है। ठीक है, ये इसका पहला फीचर है। सेकंड फीचर क्या है, सेकंड फीचर ये है कि उद्यमी पूंजी
फर्मों द्वारा निवेश उच्च तकनीकी क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें तकनीकी का प्रयोग होता है या नई तकनीक प्रयोग करके नए उत्पादों का उत्पादन होता है। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादा यूज होता है तो वहाँ पे से इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। दैट इज द सेकंड फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल। द सेकंड फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल इज दैट इट इज़ जनरली इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स इन द हाई टेक्नोलॉजिकल एरिया, जिसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, उस एरिया में से यूज किया जाता है, उस एरिया में से इन्वेस्ट किया जाता है। एंड बाय यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्निक न्यू काइंड्स ऑफ मर्चेंडाइज आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये रहा दो फीचर बेसिकली वेंचर कैपिटल का। अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि गुणवत्ता नियंत्रक क्या होता है। तो देखो बेसिकली जब हम कोई प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो हम उसके किस्म को देखते हैं, मतलब अगर वो अच्छी किस्म के चीज़ों से बना होता है तो हम कहते हैं इसे हमें यूज़ करना चाहिए, और अगर हम ये देखते हैं कि वो अच्छे किस्म से ना बना है तो हम बोलते हैं उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो देखो किसी भी निर्माणी संस्था के उत्पादों की मांग इस उत्पाद में निहित किस्म के आधार पर होती है तथा ग्राहकों द्वारा उस वस्तु को तभी स्वीकार किया जाता है जबकि उसके अनुसार वस्तु में सही मात्रा में किस्म विद्यमान होती है, यानी कि सही अकॉर्डिंग सही क्वांटिटी में जो उसका किस्म होता है वो विद्यमान होती है, तभी वो कंज्यूमर के द्वारा यानी कि ग्राहकों के द्वारा यूज किया जाता है। इसलिए किस्म का आशय उन विशेषताओं से है जिसके आधार पर एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद की तुलना की जाती है। इसलिए निर्माण को चाहिए यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसे ये चाहिए कि वो जब किसी वस्तु की किस्म का निर्धारण कर रहा है तो वो साथ ही में ये भी कंसिडर करे कि जो उसका कंज्यूमर है, जो उनके कस्टमर है, उनका जो इच्छा है, उनका जो डिज़ायर है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है उन प्रोडक्ट से वो मैच करे, ठीक है। तो ये उनका कार्य होता है। इसलिए निर्माण को चाहिए कि वस्तुओं के किस्म का निर्धारण करते समय उपभोक्ताओं की इच्छाओं का अवश्य ध्यान रखें, ठीक है। तो ये रहा एक छोटा सा और क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिया। अब जो हिंदी मीडियम नहीं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो इसे पढ़ सकते हो। फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द डिमांड ऑफ इट्स क्वालिटी विच इज एक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर्स in the event of it being a quality product according to their expectations and aspiration. Therefore, hence the quality refers to those characteristics on the basis of which one product can be compared with its counter product. Therefore, it is quite imperative for any manufacturer to keep in mind the aspirations of the consumers while determining the quality of his product. यानी कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं अगर वो इस बात को कंसिडर करेंगे, अगर उस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारे कस्टमर को, हमारे ग्राहक को किस चीज़ की किस क्वालिटी की नीड है, कौन सी क्वालिटी की चीज़ें वो चाहते हैं, तो देखो तो जो हमारे प्रोड्यूसर है, जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, वो उन्हीं तरह की क्वालिटी की चीज़ों को क्रिएट करेंगे, उन्हीं तरह की क्वालिटी की चीज़ों को बनाएंगे। और क्योंकि वो उन्हीं क्वालिटी की चीज़ों को बनाएंगे जो कस्टमर की नीड है, तो जो कस्टमर है वो भी वहाँ पे ज़्यादा झुकाव करेंगे और इसलिए वो उन सामान को परचेज भी करेंगे। जैसे कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर थे उनका सेल भी बढ़ेगा और जो हमारे जनता लोग हैं, जो हमारे कस्टमर है वो भी खुश होंगे। सो दैट इट विल बी अ हैप्पी सिचुएशन फॉर बोथ एंड दैट इज व्हाट क्वालिटी कंट्रोल इज, ठीक है। तो अब हमने एंटरप्रेन्योरशिप के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर लिए। और मैंने सोचा था कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए अब मैं बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चंस को मैं इस सीरीज़ में इंक्लूड करूंगा। और अगर मैं देखूंगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे हमारे चैनल पे तो उस केस में मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट 100-200 से ज़्यादा ही होंगे। तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि अगर आपके रिस्पॉन्स में हैप्पी रहूँगा यानी कि मैं देखूँगा कि अच्छे खासे स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हुए एंटरप्रेन्योरशिप के, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप के कंटेंट को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट वीडियो थी, इस तरह की और वीडियोज़ को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।